हेलो दोस्तों, आईएस थिंक टैंक चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ वापस से लेकर के आया हूँ लक्ष्मीकांत सीरीज का एक और अध्याय, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक हम इसके पहले के अध्याय को फॉलो कर चुके हैं और मैं ये प्रीलिम्स वाइज पॉलिटी को डील कर रहा हूँ। हर 2-3 लेक्चर के बाद मेंस का लेक्चर आता है। चैनल को जितना लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे उतना ही अच्छा हो। चैनल को जितना गरीब तबके तक पहुंचाए, दैट इज माई मेन मोटिव। कोई मोनेटाइजेशन की जरूरत नहीं है, कोई कोचिंग संस्थान की जरूरत नहीं है। यहाँ पर है जो टेलीग्राम पे नोट्स दे रहा हूँ उसे पढ़ें, यहाँ पर है माइक्रो नोट्स बनाए, बीपीपी बनाए, पीवाईक्यूज बनाए, मोर देन एनफ। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम कहानी को आगे लेकर के चल रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि फंडामेंटल राइट्स की अमेंडेबिलिटी को लेकर के एक स्ट्रगल रहा है पार्लियामेंट और जुडिशियरी के बीच में। उसी स्ट्रगल के बारे में आज डिटेल से व्याख्या होगी। तो हमेशा से ये प्रश्न था और मैंने आपको बताया था ये प्रश्न क्यों होता। हमेशा देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर्सेस द राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 19(1) एफ एंड 31। तो इन चीजों को लेकर के हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट था। तो उस मामला गया सुप्रीम कोर्ट। तो वहां डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। जो पहला केस था दैट इज शंकरी प्रसाद केस। शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। शंकरी प्रसाद केस में जो पहला केस था 1951, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 क्या कहता है फंडामेंटल राइट्स का, मैं आपको एक बार याद करा दूं। ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून हो जो कि अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लॉ को कंसिस्ट करता है, ओनली ऑर्डिनरी लॉस। ठीक है, नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉस। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को कवर नहीं करता है। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 13 के अंदर सिर्फ ऑर्डिनरी लॉज हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है। जिसका इनडायरेक्ट रेफरेंस ये था कि भैया जब आर्टिकल 13 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, विच सिंपली मीन्स कि पार्लियामेंट कैन इनफ्राइंज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये ओरिजिनल पोजीशन था सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन उसके बाद आया सेकंड फेमस फेमस केस दैट इज 1967 में गोलकनाथ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिवर्स किया। उसमें उसने कहा सिंपली कि भाई जो फंडामेंटल राइट है वो सैंक्रोसैंक्ट है। सैंक्रोसैंक्ट मतलब कि पार्लियामेंट कैन नॉट टेक इट अवे। पार्लियामेंट कैन नॉट टेक इट अवे। अब आपको पता है यहाँ जुडिशरी ने पार्लियामेंट को नीचा दिखा दिया। तो इससे बचने के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया। ठीक है, और उस एक्ट का नाम था 24th अमेंडमेंट एक्ट, जिससे उसने ये चीज स्टेब्लिश की कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, लेकिन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स और वो आर्टिकल 13 के तहत नहीं आएगा। मतलब 24th ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24th अमेंडमेंट एक्ट ने इस इट री इन्फोर्स्ड शंकरी प्रसाद जजमेंट। शंकरी प्रसाद जजमेंट को उसने री इन्फोर्स किया। ठीक है, अब फिर जुडिशियरी की बारी आई। जुडिशियरी ने क्या किया, फेमस केशव नंदा भारती केस। फेमस केशव नंदा भारती केस 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, थोड़ा सा इसने दोनों साइड को बैलेंस करते हुए कहा कि पार्लियामेंट कैन टेक अवे फंडामेंटल राइट्स until it violates the basic structure
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब फिर ईगो हर्ट हुआ पार्लियामेंट का, क्योंकि जुडिशरी ने ऐसा फैसला दे दिया कि भैया पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट तो ले सकता है लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करना चाहिए। अब फिर ईगो हर्ट हुआ पार्लियामेंट का, उसने इसको पार करने के लिए इसने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इसको ओवरराइड करने की कोशिश की। क्या करने की कोशिश की? इसको ओवरराइड करने की कोशिश की और कहा कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का। लेकिन फिर जुडिशियरी ने फाइनली मेनका सॉरी मिनर्वा मिल केस, इससे यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, अभी 2018 में मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस में इसने फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने फिर केशव नंद स्ट्राइक डाउन जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट का जो ये पोर्शन था उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, ठीक है। और फाइनली स्टैब्लिश आज के डेट में जो पोजीशन है वो ये है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड the fundamental rights without affecting the basic structure of कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बिना इफेक्ट किए कर सकता है। तो प्रेजेंट पोजीशन क्या है? देखिए केसेस भी याद रखना है, यूपीएससी मिला के दे देता है, तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं। शंकरी प्रसाद केस में कहा गया कि आर्टिकल 13 की पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है, मतलब आपसे फंडामेंटल राइट छीन सकता है। फिर आया आपका गोलकनाथ केस, उसमें कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट सैक्रोसैंक्ट है, पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं कर सकता है। फिर उसको हटाने ओवरराइड करने के लिए 24th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, उसमें कहा गया कि भाई कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड। देन केम द केशवानंद भारती केस, जिसमें माइनॉरिटी जजमेंट दी गई और 7:6 जजमेंट था। उसमें कहा गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स अंटिल इट डिस्ट्रॉयज और अफेक्ट्स द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको पार पाने के लिए फिर पार्लियामेंट ने पास किया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने यह स्टैब्लिश करने की कोशिश की कि पार्लियामेंट के पास एक्सेप्शनल पावर है, इमेंस पावर है और फंडामेंटल राइट को एब्राइज कर सकता है। लेकिन फाइनली मिनर्वा मिल केस 1980 में ये स्टैब्लिश किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और स्टैब्लिश किया कि पार्लियामेंट, वही वाली बात केशवानंद भारती वाली केस वाली बात, कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेजेंट पोजीशन क्या है? याद रखिएगा, प्रेजेंट पोजीशन ये जो मैंने लिखा है कि पार्लियामेंट कैन take away the fundamental rights, not take away the fundamental rights, it can amend the fundamental rights without affecting the basic structure doctrine of the constitution। अब प्रश्न उठता है कि सर ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है? भाई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है? तो देखिए ये कोई नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ठीक है। ये केस टू केस सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, जिसके कुछ एग्जांपल लक्ष्मीकांत ने दिए हैं, जिसको आपको याद होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्पस से, जैसे सेकुलरिज्म ऑफ द कंट्री, सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक नेचर ऑफ द पॉलिटी, फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, वेलफेयर स्टेट, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जुडिशियल रिव्यू, freedom and dignity of individual, parliamentary system, rule of law, principle of equality, free and fair elections, independent judiciary, access to justice, equal and effective access to justice, principle of reasonableness, power of Supreme Court under Article 32, 136, 141, 142। ये आप जुडिशरी पढ़ेंगे कौन कौन सा पावर है, एक तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आर्टिकल 32 दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ऑलवेज हैव अ लुक ओवर दिस, हैव अ लुक, ठीक है। प्रीलिम से पूछा जा सकता है कि कौन कौन है, तो सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेनिटी, रिपब्लिक, सेकुलर नेचर, फेडरल नेचर, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर 36, 121, 141, 142, 136, 32, 141, 142, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, लिमिटेड powers of parliament to amend the constitution, then harmony between fundamental rights and directive principles, rule of law, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जुडिशियल रिव्यू, ये सारे जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, और भी हो सकता है आने वाले टाइम में, पर फिलहाल यही है जो इसमें कोट है, और आपके प्रीलिम्स के लिए वही इंपॉर्टेंट है जो लक्ष्मीनारायण ने कोट किया है। एक सर कैसे इतना लंबा लिस्ट याद रखें, एक आप हेल्प ले सकते हैं, जैसे मैं आपको आइडिया दूं कि
जो भी बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें से आप देखिए जो 19 चीज लिस्टेड है लक्ष्मीकांत में, एक भी नहीं है जो फालतू की चीज है। सब वो है जो अगर चेंज हुआ तो पूरे के पूरे देश की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी, है ना। जैसे लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अगर चुनाव रिग्ड होने लगे तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगा। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, अगर जुडिशियरी खतरे में आ जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है फिर देश का रहना। वेलफेयर स्टेट खत्म हो जाएगा तो डीपीएसपी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आखिरकार हमने हमारा जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, वो क्या कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव टू आवर सेल्फ, वो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। इस तरह से जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी ऐसा कुछ बेतुका, एक तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि इन 19 को याद रखें। फिर भी अगर कुछ कभी ऐसा बेतुका चीज चला है ना, तो हमेशा सोचना कि क्या उसके हटने से देश की दिशा और दशा में बहुत बड़ा चेंज है। जैसे लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल, सेकुलरिज्म। अगर सेकुलरिज्म हटा के हम कहते हैं कि नहीं भैया हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र होगा, या इस्लामिक पॉलिटी होगा, या इंग्लैंड, आपको इंग्लिश आप यू कह सकते हैं क्रिश्चियन पॉलिटी होगा, तो बिल्कुल देश का नेचर बदल देगा, समझ रहे हैं ना, दिशा और दशा। तो ऐसी चीज जनरली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में होती है। छोटा सा चैप्टर था, और इसी के साथ हमने लक्ष्मीकांत का यूनिट 1 समाप्त कर दिया। कल से हम लोग आएंगे यूनिट 2। ठीक है। आज से करंट अफेयर का लेक्चर शुरू हो रहा है, ध्यान दे दीजिएगा। करंट अफेयर के लेक्चर शुरू हो रहे हैं, है ना। तो चैनल को जितना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उतना अच्छा है। और गरीब तबके तक पहुंचे। ठीक है, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस आपको आईएएस बना करके अपने आईएएस बनने की जो एक बहुत ही, बेईमानी तो नहीं कह सकते, अनरीजनेबलनेस के तहत गड़बड़ा दिया गया, है ना। इंटरव्यू में कम नंबर देकर, कुछ मेरी भी गलती थी, शायद मेंस में मैं इतना नंबर ला दिया होता। पर सच बताऊं तो पहला मेंस लिखा था और उतना आइडिया था, स्टिल आई वाज एबल टू गेट मोर देन 25 मार्क्स अबव द कट ऑफ, है ना। तो इन मेंस शायद मुझे भी जिस तरह से दो दो सौ नंबर बांटे गए हैं, 185 189 मिल गया होता, तो आई वुड हैव आल्सो हैव बीन इनसाइड द लिस्ट। खैर जो भी है, थैंक यू। इसकी डीपीपी आपको मिल जाएगी, और नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल आई एस थिंक टैंक पे। कहाँ पे? आई एस थिंक टैंक पे। ओके, गुड नाइट, सब शुभ रात्रि, बाय बाय।